नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। तारीख के ऐलान के साथ ही यूपी में सियासी तापमान भी चढ़ने लगा है। दिल्ली में फिर से सरकार बनाने के लिए यूपी में बड़े लक्ष्य के साथ मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रही बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। सपा बसपा ने 25 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे को अब गले लगा लिया है। यूपी की 80 सीटों में से बसपा 38 और सपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी को 3 सीटें मिली हैं। बात कांग्रेस की कर ले तो यूपी की 80 सीटों पर उम्मीदवार पार्टी उतारेगी, लेकिन प्रियंका को यूपी की राजनीति में पूरे दमखम के साथ स्थापित करना ज्यादा यहां पर उद्देश्य नजर आता है। लोकसभा चुनाव में काफी कम समय बचा है, इसलिए हर कोई अपनी गोटी फिट कर लेना चाहता है। सवाल यह भी है कि गठबंधन की रेस में कौन किस पर भारी पड़ेगा। कांग्रेस शिवपाल यादव बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे या फिर ये सपा बसपा का वोट काटेंगे। क्या मायावती और अखिलेश ने अपने गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं करके गलती की है? क्या मुलायम सिंह यादव ने जो रुख अपना रखा है उससे सपा बसपा गठबंधन को भी नुकसान होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यूपी में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो क्या बीजेपी को उतना नुकसान नहीं होगा जिसका अब तक हिसाब लगाया जा रहा है? क्योंकि माहौल अब बन चुका है यूपी की सियासी जंग का और हर कोई ये जानता है कि इस बार ये जंग नहीं आसान। तो तारीखों का ऐलान हो गया और इसके साथ ही अब तय होने लगा है कि कौन किस मुद्दों के साथ, किस रणनीति के साथ मैदान में जाएगा, किसकी रणनीति कामयाब होगी, जनता को रिझाने में कौन यहां पर सफल होगा और किसकी दोस्ती, किसकी यारी, कितनी तैयारी के साथ मैदान में जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कुमार अशोक जी हैं, बीजेपी नेता हैं। रतन सेन जी हैं, प्रवक्ता सपा है। डॉक्टर मंजू दीक्षित हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। जावेद अहमद साहब हैं, प्रवक्ता आरएलडी हैं। इश्तियाक अहमद कादरी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। नावेद शिकोह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत करेंगे कुमार अशोक जी आपसे ही करेंगे। बड़ी पार्टी है, बड़ा लक्ष्य है, बदले समीकरण है, क्या रणनीति? देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी उत्सव का बिगुल बज चुका है और हम सब उसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की पारदर्शी और मजबूत सरकार का गांव, गरीब, किसान की बुनियादी सुविधा के लिए जो उन्होंने कार्य किया है और उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है, हम तो सबसे आग्रह करेंगे कि आने वाले अगले 5 वर्षों में वह 130 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। इस महायज्ञ में हमारा सभी दलों से, सभी नगरवासियों से, सभी देशवासियों से आग्रह है कि वह हर भेद को भुला करके चुनाव में भाग ले, वोट देने जरूर जाएं। ये तो मुद्दे हैं, ये विचार हैं, लेकिन रणनीति क्या है साहब? यूपी में जिस तरह की लड़ाई आप देख रहे हैं, जिस तरह से समीकरण बदल चुके हैं, रणनीति क्या है? कोई समीकरण नहीं बदले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ, तभी आपने देखा होगा कि पिछले 5 वर्षों में एक दिन के लिए भी मोदी जी रुके नहीं है। जो आदमी कभी शिथिल नहीं हुआ, जिसने कभी विकास का पहिया रुकने नहीं दिया, निरंतरता बनी है। आज अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो योगी सीएम नंबर 1 है। आप देखिए, कहीं का मुख्यमंत्री बनता है तो उस प्रदेश के लोग प्रसन्न होते हैं, उसके जाति के लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और कई प्रदेशों के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं, रतन सेन जी पहले प्रसन्न हो रहे हैं जी। रतन सेन जी पहले प्रसन्न हो रहे हैं। पूरे कई प्रदेशों में लोग प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम उनको योगी जी को सीएम नंबर 1 कहते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है, उस कार्यशैली के आधार पर हमको वोट मिलेगा। आपने देखा 26/11 को देखा आपने, 26/11 में पूरे के पूरे 1 साल तक अनिर्णय की स्थिति रही। 10 साल तक लोगों ने, आपने त्वरित फैसला लिया है, जवाब दिया है और जनता की अब क्या जवाब देगी? घटना में 26/2 में जवाब दे दिया। 14/2 की घटना में 26/2 में जवाब दे दिया। अब जनता की बारी है चुनाव में जवाब देने की। सरकार चाहती है मजबूर और कमजोर सरकार, बिल्कुल जनता यहाँ पर लाचार हो। ठीक है, लाचार सरकार नहीं चाहती। दोस्ती का दम है, गठबंधन आपने किया है, त्रिकोणीय मुकाबला है, अभी तक फैसलों से काफी चौंका है, क्या नतीजों में चौंका पाएंगे? शैलेंद्र जी, सबसे पहले बड़े भाई अशोक जी की बात से ही शुरू करता हूं। इन्होंने कहा आने वाले 5 वर्षों में मोदी जी देश को चमका देंगे, जबकि मोदी जी और अशोक जी ने 2014 में ही चिल्ला चिल्ला के कहा था कि बहनों भाइयों हमको दीजिए, अब की बार मोदी सरकार हम दुनिया में विश्वगुरु के रूप में स्थापित कर देंगे। और बनारस में मोदी जी कह के चले गए कि बहनों भाइयों हम आपका काम नहीं कर पाए क्योंकि 3 साल तक हमारे
मन की सरकार यूपी में नहीं थी। ये स्वीकार्यता, ये कायरता निश्चित रूप से स्वागत योग्य है कि मोदी जी ने अपने असफलता को उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने स्वीकार किया। दूसरी बात देखिए, 2004 में जब अटल जी के जाने का वक्त आया था, तब उन्होंने कहा था कि इंडिया शाइनिंग और फील गुड का नारा दिया था। हालांकि उसके बाद देश में कोई काम बचा नहीं था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि इस देश में सारे काम हो गए, इंडिया शाइन करने लगा था और लोग फील गुड से बिल्कुल मस्त हो गए थे, तब ना मनमोहन सिंह जी को कोई काम बचा था और मोदी जी को तो कोई नारा लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आपकी क्या तैयारी बात सुन लीजिए, इसी को मतलब स्पष्ट कर देता हूं। भाई इनके बड़े नेता खुद तारीफ कर रहे हैं मोदी की। अब ये खुद ये बात करें रतन सेन जी कि ये अपने बड़े सुन लीजिए, नेता सुन लीजिए, आप तैयारी की बात सुन लीजिए, हम तैयारी की बात कर रहे हैं। हैं। ये इन्होंने ऐसा, अभी अशोक जी से मैं चर्चा कर रहा था कि देखिए भाई, ऐसा इन्होंने माहौल बनाया है कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ये स्थिति भारतवर्ष की हो गई कि इस देश में अब कोई दुखी, दरिद्र, गरीब, बेरोजगार कोई बचा नहीं है। ये सब माहौल बना रहे हैं, लेकिन उस माहौल को आप कैसे तोड़ेंगे? हम इनको तोड़ेंगे ऐसे कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका। हमारे जो हम लोगों के पास दो रथ हैं, दो पहियों का एक रथ है, जो सौरज धीरज है सपा बसपा का, और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, वो राष्ट्रीय लोक दल के रूप में हम लोगों का ध्वजा पताका लेके तैयार हैं। हम लोग निश्चित रूप से हम लोगों ने अपनी पोजीशनिंग कर ली है, और इनका झूठ, फरेब, नौटंकी और जो ये सब जो आंख नचा नचा करके मोदी जी का भाषण है, उन भाषणों को हम लोग जनता के बारे में बताएंगे कि देखिए 14 में जो मोदी जी ने बोला है, अशोक जी वो बता दें कि जो 14 में इन लोगों ने बोला था वो पूरा हो गया, तो देश में से न भ्रष्टाचार रहना चाहिए, न आतंकवाद रहना चाहिए, न गरीबी रहना चाहिए, न बेरोजगारी रहना चाहिए। मोदी जी ने कहा कि 15 करोड़ लोगों को इन्होंने मुद्रा योजना में लोन दे दिया है, और अगर एक नौजवान ने एक नौजवान को नौकरी दे दी तो 30 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती। मंजू जी, लेकिन ये झूठ और जो जुमले की सरकार है, बातें अधूरे हैं और उसको आप ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इन्हें जाना पड़ेगा। मंजू जी, प्रियंका को अपने प्रोजेक्ट किया है, अकेले लड़ने की बात कर रही हैं, आप बताइए कितना आपको लगता है दमखम दिखा पाएगी कांग्रेस यूपी में? देखिए, अहंकार में डूब करके अगर ये कहा जाए कि नहीं हम ही आ रहे हैं, तो ये अतिशयोक्ति भी होगी और अहंकार भी होगा। कांग्रेस कभी इस अहंकार की भाषा को इस्तेमाल कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर नहीं हो पा रहा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम जनता के आदेश का उसका हम इज्जत करेंगे, और दूसरी बात यह है कि ये जनता तय करेगी। हम लोकतंत्र में हैं, तैयारियां हमारी हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी नहीं, देखिए पार्टी का मुख्य फोकस देखिए शैलेंद्र जी, हम चुनाव को देख करके, सत्ता को देख करके फोकस नहीं बनाते हैं। जो देश की जरूरत है, जो राष्ट्र की जरूरत है, जो समाज की जरूरत है। नहीं, जब अकेले लड़ने का फैसला लिया होगा तभी काफी दूर तक का सोच लिया गया होगा। अब किस मुद्दों के साथ जाने को तैयार हैं? मुद्दे देखिए लगातार हमारे आ रहे हैं, जो भी मुद्दे हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मसला हो, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा का मसला हो, हर उस मसले पर कांग्रेस इन्हीं मसलों के साथ ये भी जाएंगे, इन्हीं मसलों के साथ सब आएंगे। देखिए सब आएंगे, सब आएंगे। एक जो बात आती है, जो आपने लिखा कि ये जंग नहीं आसान, तो ये जंग बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी है, ये आपका जो ये टाइटल है एकदम उसके ऊपर सटीक बैठता है कि जो तो चुनावी नहीं उसके सबके लिए, तो सरकार में जो बैठा है इस वक्त, और जो एक घोषणा पत्र लेकर के आए थे, वो घोषणा पत्र पूरे देश और प्रदेश के लिए होता है। तो ये लोकसभा का चुनाव है, देश की जनता से जितना मनमोहक और जितना एकदम लबोलुबाव वाली भाषा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को बीजेपी से मजबूती से लड़ने को तैयार है, उसका जवाब दिया जाएगा। अब जनता उसका जवाब देगी। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। रोमराज आउट, रामराज इन। रोमराज आउट, रामराज इन। रामराज आ गया और रोमराज को आउट कर दिया। रोमराज को लेके तो आप पहले ही सवालों में रोमराज को दोबारा वापसी नहीं आनी।
आपके चुनाव रामराज आयोग में के क्या दौरान हुआ? बात लगे साहब, जब रामराज आ गया तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? रामराज नहीं है साहब, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर तो जनता चुनाव रामराज करेगी। आ गया तो फिर रामराज आपको ये में कहने क्या की हो रहा है? जरूरत क्या बची है कि दो अब मौका आप दीजिए तो रामराज अब में 5 साल में और क्या लाएंगे? बना नहीं पाए जो आपका मुख्य एजेंडा चुनाव के था। समय फिर अरे राम की बात है। सुनिए, आज जिस तरह की बदजुबानी पे कांग्रेस उतरी हुई है, जो बदजुबानी पे कांग्रेस उतरी हुई है, तो फिर ये दोबारा सिर्फ चुनाव में क्या मोदी कहने की के लिए जा रहे हैं? लोकप्रियता जी नहीं, और मोदी की नहीं, कार्यशैली को देख मोदी के की ये कार्यशैली हतप्रभ पूरे है देश और में उसी झूठी की साबित हो हतप्रभता गई है। में सिवाय इनकी देशों का बदजुबानी भ्रमण आपको करने के। देखने को मिल रही है। सिवाय ठीक है, देशों और का जो भ्रमण करने का बदजुबानी उन्होंने इनकी कुछ है, नहीं ठीक है किया साहब। इसका जनता जवाब ठीक देने है को साहब, तैयार जनता है। जवाब देगी, अब जनता ये जवाब देगी। देखिए, ठीक है देश की साहब। सबसे जावेद सर्वाधिक अहमद जी, संसदता जो है, 3 सीटें आपको चुनाव मिली है आयोग को भी गठबंधन नहीं में। छोड़ रहे हैं ठीक है ये साहब, जावेद अहमद जी की बारी है। जावेद अहमद जी, 3 सीटें आपको मिली है, क्या लगता है जिस तरह से प्रतिष्ठा थी, जिस तरह से आप अपने पावर की बात कर रहे थे, कहीं कम आंका गया है और इस बार फिर से आपको चुनाव में साबित करना है खुद को? नहीं नहीं, ये सीटें कम नहीं है, ना सीटों का कोई तैयारी है पूरी? पूरी तैयारी है और 80 सीटों पे गठबंधन के साथ तैयारी है। अभी अशोक जी कह रहे थे कि रामराज इन रोम राज राज आउट। आउट। मैं उस पर कहना चाहता हूँ, अशोक जी विद्वान प्रवक्ता हैं, अच्छे हमारे मित्र हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये हिटलर राज था जो इन रहा है अब तक। भाइयों बहनों मित्रों, इसके आगे ये सरकार चली नहीं। मैं झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, तो झोले में क्या क्या था? झोले में विजय माल्या थे, झोले में मेहुल चौकसी है, झोले में नीरव मोदी है, झोले में राफेल है, झोले में झोल ये झोले में ही सब कुछ रखा हुआ है मोदी जी के। कहां पर क्या किया? जिस देश में चपरासी और सफाई कर्मी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उस देश में आरबीआई के गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? सरकार का क्या दबाव था? जिस 70 साल का राग अलापा गया, उस 70 साल में भारतीय जनता पार्टी के यूपी की जंग को किस तरह से देखते हैं साहब? यूपी की जंग बड़ी साफ है। यूपी की जंग बड़ी साफ है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार भी अब बाहर आ गए, वहां बूथ मजबूत हो गया, बूथ मजबूत होते आप इनको डबल इंजन की सरकार ये कह डबल रहे इंजन हैं। की अरे वो तो सरकार छोड़ थी। दीजिए शैलेश इस जी। डबल दोस्ती इंजन का की ट्रिपल सरकार ने अटैक होगा। उत्तर प्रदेश को दिया क्या है? भाषा क्या आ रही है? ठोक दो। जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर किस तरीके से एनकाउंटर किए गए उत्तर प्रदेश में। लखनऊ राजधानी में योगी जी की पुलिस डकैती डालने का काम कर रही है। यहाँ पर आंदोलन, ये सारे मुद्दे हैं जिनको आप आधार बना के जाएंगे चुनाव में। और इन ठीक है, मुद्दों- अशोक जी आपके पास देखिए, आएंगे, पहले सबकी बारी आ जाए। मेढक रूपी अंधभक्त जो टर टर की लगाए हुए हैं, आवाज दे रहे हैं, ये उस अब चुनाव में काम आने वाली नहीं है। ठीक, ये इस्तेमाल पूरी अहमद कादरी तरीके जी। से इनका एक एक काम देश को धोखा देने वाला था। ठीक है, प्रदेश कौन देश को धोखा दे रहा है और जनता किसके इन्होंने साथ है, ये धोखा बड़ा ही सवाल। धोखा ठीक है, देने का इस्तेमाल काम अहमद किया। कादरी जी, इस बार मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बड़ी गफलत में है सियासी पार्टियां, क्योंकि कांग्रेस भी वही तैयारी कर रही है। दोस्ती का दम भी जो है मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने के लिए जुटा हुआ है। 3 तलाक बिल और दूसरे कदमों के जरिए बीजेपी भी रिझा रही। क्या मन है आपका? और जिस तरह से रमजान को में चुनाव की तारीख आई, उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शैलेंद्र जी, मुसलमान ही क्या, यहाँ का तो हिंदू भाई भी परेशान ही है। किससे? सबसे, हुकूमतों से परेशान है। सब लोग छले गए, सब लोग ठगे गए। इस बार क्या उम्मीदें हैं? अब इस बार भी देखिए, सारी पार्टियां जो हैं वो हिंदू मुस्लिम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह बात करती हैं, और फलाह की बात, तरक्की की बात, विकास की बात कहीं पर नहीं होती। अभी हमारे भरोसा किस पे बनता नजर आ रहा है? देखिए, हमारे कुमार अशोक जी बड़ी प्यारी बात कह रहे थे अपनी पार्टी के ये लिए। तो सबसे प्यारी बातें कर रहे हैं इस सबसे समय। प्यारी बातों कह रहे थे कि राम राज लाना है। रे, आप राम जी का मंदिर नहीं बनवा पाए, धोखा देते रहे बड़ा 5 लक्ष्य है साल ना तक। साहब इनके सामने। नहीं और देखिए, कैसी आप बात करते हैं। देखिए, रमजान का जहां तक मामला है, मुसलमान रमजान में रोजा रखकर काम छोड़ता नहीं है अपना, रोकता नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसने सारी चीजों को देखा होगा, परखा होगा, उसके बाद ही तारीख को फाइनल किया होगा। सारे काम चलते हैं, इलेक्शन भी चलेगा, वोट कोई भी ऐतराज चलेगा। नहीं है आपको? बिल्कुल एतराज नहीं। और लोकतंत्र के मजबूती के लिए मुसलमान इस फैसले का स्वागत करता है, ठीक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नावेद सिको जी, आपसे समझना चाहेंगे, इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन साथ में सवाल अभी शिवपाल जी को भी लेकर है, दूसरी छोटी पार्टियों को लेकर है। किस तरह के समीकरण आप देख रहे हैं? और साथ ही सोशल मीडिया और दूसरी जो नई चीजें हैं, नए मतदाता जो जुड़ रहे हैं, इन तमाम अगर समीकरणों को ध्यान में रखें तो किस तरह की सियासी तस्वीर बनती नजर आ रही? देखिए, जो आपका टाइटल है वो बहुत बीजेपी पे सूट कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ये जंग वाकई बहुत बड़ा लक्ष्य कठिन है इनके सामने। भाजपा के लिए इसलिए कठिन है क्योंकि उसके पास में खोने के लिए बहुत कुछ है। यूपी में किसी के पास कुछ है ही नहीं खोने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि
सपा बसपा गठबंधन जितनी भी सीटें लाएगा उसको फायदा ही कहा जाएगा। कांग्रेस कुछ भी प्लस करेगी, 2-4 सीटें भी प्लस करेगी तो उसकी जीत कही जाएगी। उत्तर प्रदेश वाकई बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए और मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत युद्ध स्तर पे इनकी तैयारी चल रही है। कुछ ट्रेंड भी आपकी चेंज होगा, आपको ऐसा लगता है? सोशल मीडिया का भी असर ज्यादा होगा, नए जो युवा मतदाता हैं ये भी बहुत कुछ डिसाइड करेंगे, मुस्लिम वोट बैंक भी इस बार काफी स्विच करेगा। ये बहुत कड़वा सच है, इस बात को मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश हमेशा जातिगत आधार पर इसका चुनाव होता है और बारी बारी कभी वो इस बार भी नहीं टूट पाएगा। मुझे लग रहा है कि इस बार जाति जो है उभर के कहीं ना कहीं आ रही है। ये जो प्रदेश की राजनीति है और सपा बसपा गठबंधन जो है उसने उसको बल दिया है और भाजपा का इस बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये बात जरूर है कि त्रिकोणीय मुकाबला अगर होता है तो भाजपा का नुकसान शायद कुछ कम हो जाए, क्योंकि एक बात कह दूं, क्योंकि प्रियंका जी ने जो जिस तरह से एंट्री ली उसके बाद में खामोशी तारी हो गई। बड़े फैसले लिए साहब, अभी प्रियंका की एंट्री की 80 सीटों पे अकेले लड़ने का फैसला लिया, काफी बोल्ड डिसीजन। आप इस बात पे गौर करिए कि जो उन्होंने एंट्री ली, एक माहौल बना, उसके बाद उनकी खामोशी हो गई, एक लंबा गैप हो गया, एक जो टेम्पो बना हुआ था वो बिल्कुल मतलब खत्म हो गया। इतना लंबा गैप और चुनाव की डेट भी आ गई है, खामोशी है। इसके पीछे मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से अभी भी कोई गुंजाइश बची है सपा बसपा के साथ, और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। शायद का हुआ आप क्यों खड़ा कर रहे हैं? ठीक जी, गठबंधन तो 71 में भी हुआ था। नहीं, उपचुनाव में भी हुआ था। सब बदल चुकी है। आप गठबंधन के अलग वक्त में गठबंधन की ताकतें अलग तरह की होती हैं। महोदय जी आप ठीक है, मंजू जी आपके पास आएंगे। कुमार एक पक्ष को देख के बात मत करिए, सीधी बात समझिए। उपचुनाव को आप मुख्य चुनाव से नहीं जोड़ सकते, जमीन आसमान का फर्क होता है उसमें। और ये पर साहब सैंपलिंग होती है ना, सैंपलिंग होती है कुमार साहब जी। अगर 2 चुनाव के नतीजे आए, उसकी सैंपलिंग के आधार पर फैसला लिया गया। राष्ट्रीय भावना पर और राष्ट्र को तोड़ने वालों के विचार पर सल्तनत की रक्षा करना, जो सल्तनत बचाने वाले गठबंधन कर रहे हैं उसको ठग बंधन करिए, और चाहे आप मुकाबला एक पारदर्शी साफ सुथरी। ठीक है, राष्ट्रवाद का विषय उठाया है तो पहले मंजू जी की बात ले लेते हैं, फिर रतन जी आपके पास आएंगे। मंजू जी आपके पास मंजू जी, राष्ट्रवाद का विषय है, राफेल को बहुत मुद्दा बना चुकी है। क्या लगता है चुनाव में राष्ट्रवाद मुद्दे पर कौन बढ़त लेता है? ठीक है साहब, मंजू जी को बोलने दीजिए, मंजू जी को बोलने दीजिए। ठीक है मंजू जी। शैलेंद्र जी सवाल दोहरा दिया अशोक भाई की। राष्ट्रवाद का मुद्दा ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं उनको जनता यहाँ पर राष्ट्र में जो पार्टियां में राष्ट्रवादी, शैलेंद्र जी एक ठप्पा आपको उसका प्रमाण मिल गया, हम राष्ट्रवादी है साहब, कोई राष्ट्रवादी सब राष्ट्र, ये कौन सी बात हुई? ये बचकानी बातें हैं सब। ये पिछले बात है भाई, पिछली सरकार। ठीक है, रतन जी जवाब देंगे उसका, पहले मंजू जी दे दें। जो भाजपा ने इधर एक परिभाषाएं कर दी हैं कि जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही है। क्या हम किसी बात पर सवाल नहीं कर सकते? और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो राम राज्य की बात करते हैं और जो रोम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य ने रोम राज्य, वो जो बात बताया है कि राम राज्य इन और रोम राज्य आउट, जो भी बताया नया शुरुआत है। देखिए वो बेसिकली नहीं, मुझे बता दीजिए ना, हिटलर कौन है? एंटोनी मोंटे कौन है? बताइए ना जनता को, क्या है वो? ये कौन सी सोच है? वो रोम की सोच नहीं है क्या? देखिए सुनिए, देखिए अशोक जी, ये देश इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस बोल रही नहीं देता। है वो अशोभनीय है, वो तो बिल्कुल भी टॉलरेंस के बाहर है। लेकिन आप जो है बदजुबानी पे उतर गए, बदजुबानी पे उतरी हुई है। बदजुबानी पर नहीं, बदजुबानी आपके यहाँ होती है, जो अभी शरद त्रिपाठी और राकेश बघेल में जूता बाजार हुई है। वो पूरा देश देखा है, वो पूरा देश देखा है कि आपके यहाँ कैसे संस्कार चुनाव से पहले जो आपने चार चेहरा पेश किया, चुनौती बन सकता है अशोक जी। और राम राज्य की बात आप मत करिए, राम के नाम पर आपने ठगा है पूरे देश को। किसी का दृष्टांत नहीं बनाया सकता। हमारे साथ उदारवादी व्यवस्था को देखिए कि आज ये उदारवादी व्यवस्था, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, मैंने क्यों कहा कि जब राजा कहीं बनता है तो सिर्फ उसी देश के लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर योगी जी बैठे, इनको मैंने सीएम नंबर 1 कहा, क्यों सीएम नंबर 1? सीएम नंबर 1 योगी क्यों है? कई राज्यों के लोग हर वर्ग के, हर जात के लोग समय नहीं देखा गया, कोई बात नहीं, चुनाव आयोग ने देखा। मोदी जी तो बिना पानी पिए 9 दिन का व्रत रखते हैं, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, लेकिन जनता भी पानी पिलाने को तैयार है।
बोलने ठीक है, दीजिए। पानी का सवाल जावेद अहमद जी से कर लेंगे, इनके पास भी बंदा है। ठीक है साहब, ठीक है, रतन सेन जी को बोलने दीजिए। ठीक है, रतन सेन जी को बोलने दीजिए। या जनेऊ दिखाएं, कुमार साहू जी दूसरे जी को अरे भाई बोलने दीजिए, रतन बोलने सेन जी दीजिए, को बोलने एक मिनट आप लोग बोल लिए, जरा हम लोगों को भी बोल देने दीजिए। नहीं इफ्तार एक करें। सेकंड रुकिए, इतना जोश में मत आइए। ज्यादा जोश में है हाँ अभी। शैलेंद्र जी, एक बात देखिए, किस तरीके से इसको मैं कहता हूं कि मुख में राम बगल में छुरी। ये 40-45 पार्टियों के गठबंधन के नेता 30 एक मिनट 30, रुको, 30 बस चलो 30 बहुत अच्छा 40-42 के साथ बहुत- शुरुआत बहुत- की थी, आज 30 पे आ गए हैं। बचे हैं। हाँ, हाँ, आज 30 पे आ गए हैं। आराम से ठीक 30 ही सही, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में भाजपा अपना दल भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के सामने सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है। तो ये लोग इतने घबरा गए हैं कि अपने गठबंधन को भूल गए, कह रहे हैं ये लोग गठबंधन में, ये लोग गठबंधन में है। दूसरी बात आप देखिए कि जैसे मौसम बदला है ना, ठंड में अभी हम लोग धूप में बैठने का इंतजार कर रहे थे, अब वही धूप देख करके लोग छोड़ करके छांव का इंतजाम कर रहे हैं। जब धूप में बीमारी आने लगती है, नहीं तो ये इनको किस तरह का डर मैं कैसा उसी है को इनको? कह रहा हूं, जो मोदी जी को पहले लोगों ने समझा था शैलेंद्र कि जी को बताते ये हैं। जो है देश में आएंगे मोदी जी एक आपके पास गुनगुनी धूप की तरह आएंगे, लेकिन ये तो जेठ की दोपहरी की तरह खतरनाक साबित हुए हैं। एक बात सुन लीजिएगा, मैं बात पूरी कर लूं। अशोक जी ने बहुत देर तक बोला है, जो भाषा की दरिद्रता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, दूसरों को देशद्रोही कहने का, विपक्षी पार्टियों को पाकिस्तान परस्त कहने का, हम जैसे जो गंवई लोग हैं, हमारा भाई सेना में अफसर है, हमारा चचेरा भाई उससे रिटायर होकर के बाहर आया हुआ है, हम लोगों को बताते हैं कि हम लोग देश के गद्दार हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो व्यापारी हैं, जो लोग ये लोग नीरव मोदी के एजेंट और विजय माल्या के जो पोषक लोग हैं, ये लोग देश के सबसे बड़े, उनको बनाया एक मिनट उन्हीं सुन लोगों ने लीजिए, एजेंट का बस्तर एक ढोया मिनट आपने। सुन लीजिए 7 सालों में काहे जो आपने घबराए? देश को दिया है, वही तो जो हम काटेंगे। आपके पिछले 5 साल में क्या किया? जो नीरव मोदी के रक्षक हैं, ये लोग हम लोगों को पहली बात तो देशभक्ति उसका का बंगला प्रमाण किसने पत्र गिराया? बांटा। बंगला किसने गिराया? और आज उसको ला कौन रहा है? प्रत्यारोपण कौन करा रहा है? रुके जनता के कौन सामने रहा है, वही जा कौन सच्चाई रहा है। है। दूसरी जनता दो यही बातें देख मुझे रही है कहनी कि है, वो इन्होंने बात मैं कह प्रचार के और ही झूठ चुप हो परोसा है। जाऊंगा। एक हाँ, बात हाँ, रतन सेन जी की बात बात सुन पूरी लीजिए कर लीजिए, मैं सर, ब्रेक पे भी जा हाँ, रहा एक हूं। बात देखिए कि अभी एक आज ही आप ही लोग खबर चला रहे हैं शैलेंद्र जी, कि रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स ने नोटबंदी करने से मना किया था, फिर भी चोरों के सरदार ने नोटबंदी जबरदस्ती लागू कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति चौकीदारी का दावा करके इस देश की सत्ता पर काबिज हुआ था, आज पूरा देश उसे चोर की नजर से देख रहा ठीक है, देश के उसको किस आज नजर से राफेल देख के रहा बारे है, में आप चुनाव देख में लीजिए अब कि किस किसकी तरीके किस से पर नजर राफेल आई, की इन तमाम फाइल मुद्दों पर चोरी बहस की करेंगे। जा रही है, रतन सेन दलाली के जी, चक्कर वक्त में यहाँ पर ब्रेक का हो गया है। देश ब्रेक के बाद को चर्चा लेकर करेंगे के कि यूपी की बाद सियासी तस्वीर में व्यवस्था अभी को क्या करने कुछ का बाकी काम है, किया क्या गया। किसकी पोटली में है, इन्हीं मुद्दों पर आप चर्चा देखिए, करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक इसको छोटे से आप ब्रेक देख का। लीजिए कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल यही है कि इस बार यूपी में क्या होने जा रहा है, क्या फिर से कमल होगा या कमाल होगा या फिर कोई दूसरा सवाल होगा? जावेद अहमद जी आपसे समझना चाहेंगे। बात का जवाब पहले देना चाहूंगा कि एक बात जो अभी रतन सेन जी ने कही, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जो स्वच्छता अभियान हम लोग चला रहे थे, वो स्वच्छता अभियान इसीलिए था कि जितना इस देश का कूड़ा कचरा, चोर उचक्के लुच्चे, उन सबको इकट्ठा करके और एक साथ, कोई भी घर में झाड़ू लगाता है, कैसे झाड़ू लगाता है, नीरव उस मोदी कूड़े को ले गए इकट्ठा करके सारा बाहर कचरा। फेंकने का समय आ गया है। 23 तारीख को जनता उस कूड़े कचरे चोर उचक्कों को बाहर ठीक, फेंकने को जावेद अहमद जी, तैयार है। 23 तारीख के और समीकरण से पहले आप मई को आप देखिएगा, जावेद ये अहमद जी को सारा बोलने दीजिए कूड़ा साहब, कचरा बाहर सबको जा बोलने चुका दीजिए होगा। साहब, सबको बोलने दीजिए। जावेद अहमद जी। अशोक जी अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नंबर 1 मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी कर्नाटक में गए, अपने नाथ संप्रदाय के लोगों को भाजपा की तरफ मोड़ने के लिए कर्नाटक पर नहीं, लोकसभा का चुनाव तो नहीं, मोदी के चेहरे पे लड़ेगी वही ना। मैं बता रहा हूँ। अभी उसी पे मैं आ रहा हूँ। राजस्थान में हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, मध्य प्रदेश हार गए। परेश रावल जी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर, परेश रावल जी के लिखे गए डायलॉग पर कहाँ आ रहे हैं जरा ये बताइए जरा। मोदी जो डायलॉग अरे, लिखते हैं वो मध्य हमको प्रदेश भी में कहाँ मालूम आ रहे है। हैं?
ये तो ये बताइए। क्लोज मुकाबला था सर, क्लोज बिल्कुल मुकाबला। परेश बात कर रहे रावल हैं। जी के लिखे 15 वर्षों डायलॉग तक पर जिसकी सरकार रही हो भारतीय जनता और पार्टी, 15 वर्षों तो सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री मात्र उस मोदी मार्जिन जी से जी उसे और हार नहीं योगी कहते। जी जिस और तरीके की आज भाषा चाहे का आज उपयोग हम करते सरकार हैं, करते क्या वो लेकिन हम सामूहिकता हार के गए। दायरे में आती है? सही कह रहे हैं। एक तो रन से भी हारेंगे क्या तो वो रिजल्ट में हार ही लिखा जाएगा देश सब। को मजाक नहीं, बना दिया हार गया, मानते देश हैं। को मजाक बना छत्तीसगढ़ में दिया हमारी गया। हार हुई है ना, हमारी राजस्थान में हार क्यों हुई नहीं है हार हुई? और ना ही हार मध्यप्रदेश में हार हार होती हुई है, है। यही हार लोग नीतियों की होती सबसे है, बड़ी विशेषता हमारी है। नीतियां जीत रही अरे हैं सुन और लीजिए, यही कारण है परास्त कि हो रही 19 हैं। राज्य में हमारी पूरा- सरकार है। अरे आज सुन मोदी नीतियां की जो है नीतियां ठीक है, मंजू जी, देश में नहीं ठीक है, मंजू जी को बोलने अरे दीजिए। सुन ठीक है सर, लीजिए। आज पूरा अरे विश्व बंद कर दीजिए। नीतियां अलगाव आती है। अरे भजन कहीं बंद पर कीजिए। नहीं देख रहा है। ठीक है, कहीं मंजू जी पर बोलने नहीं दीजिए। खड़े नहीं कर मंजू जी, तो वो अरे भजन ठीक है, मंजू जी को बोलने दीजिए, किसान मंजू के जी को साथ बोलने धोखा, दीजिए। दलित के साथ धोखा, पिछड़ों के साथ धोखा, आप अपने के बात साथ रहिए। धोखा। आप बैंक दिवालिया होने के एक जगह समाज पर को सबका आपको साथ जवाब सबका देना विकास, पड़ेगा जो कि आपने आपने लूट करने की सत्ता में स्थिति रहते थी, हुए किया 4 क्या है? सालों तक जो लूटा लूटा है। भारतीय ठीक है, जनता मंजू जी को पार्टी बोलने ने दीजिए। भाजपा अब मंजू जी को बोलने दीजिए सर। मंजू जी को बोलने दीजिए। मंजू जी, ठीक है, मंजू जी को बोलने उसको दीजिए सर। हमने खत्म किया है और और सबका सबका साथ ठीक है, सबका किसने क्या विकास खत्म भारी किया है, पड़ा लेकिन है। सवाल ये है कि जनता क्या शुरू करने जा रही है। मंजू जी 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, अब आप ये स्थिति बता रहे अरे हैं। अब बस आपने कीजिए, तो सब्सिडी पे सवाल कर रहे हैं। आपको भाजपा ने कुछ बनाया नहीं थी, इतना गुस्से में कहे हैं बोलने दीजिए। देखिए मंजू जी जिस को। तरीके से पिछले जो सरकार चल रही है केंद्र में, पूरा देश के इतिहास में, मतलब पूरा देश चाहे किसान हो चाहे युवा हो, भाजपा को अगर याद रखेगा तो सिवाय झूठ के और भगोड़ों को देश के बाहर सुरक्षित उनको पहुंचाने कमाया के लिए किसने था? नहीं, अरे आप सोचिए, गलत बात है नहीं। आज राजीव मैं गांधी आपकी की बात बात नहीं बोली देखिए। थी। मैं अगर आप- मैं राजीव मैं- गांधी जी देखिए, की मैं बात आपके करूं बीच- मैं तो आपके बीच में आपको नहीं आएगी बोली कि थी। राजीव मैं बीच गांधी में जो नहीं बोली बोफोर्स थी, घोटाले अशोक तक में जी। ठीक है, शामिल ये थे। सब सवाल अलग है। राजीव गांधी रतन जी के नहीं पास बोली आएंगे, थी, लेकिन उससे पहले घोटाले में इस्तेक शामिल अहमद थे। कादरी जी। पूरे देश में ठीक है, इस्तेक जी की बारी है, हमले इस्तेक जी की बारी है साहब, इस्तेक जी की आप बारी है। बताइए। आप बताइए कि ठीक है, पुलवामा इस्तेक जी इनको बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विदेश 100 भेजने वाले चूहे खाकर राहुल बिल्ली गांधी हज को चली और हज के ही तमाम सवाल है, सब्सिडी खत्म कर दी साहब इन्होंने। मुस्लिम के मन में क्या है? आप 2019 में बात कर लीजिए, राफेल का सवाल है भी आपके सामने। आज सब्सिडी हमने 100 रुपया देता हूँ, एक सवाल है मेरा। पहुंचता है। अशोक जी, अगर हम 100 दे रहे हैं आप तो सफाई 100 तो का कहाँ 100 जा कर रहा रहे है। हैं? हमने आप दराली सफाई साहब दूसरों को भी बोलने दीजिए, साहब दूसरों को भी बोलने दीजिए। इस्तेक अहमद कादरी जी, ठीक है साहब, इस्तेक जी को बोलने दीजिए, इस्तेक जी को बोलने दीजिए, इस्तेक जी को बोलने दीजिए साहब, इस्तेक जी को बोलने दीजिए। नेताओं के अंदर ठीक है, देखिए मंजू जी अब ऐसा है, इस्तेक जी को हमने बोलने दीजिए। मुस्लिम कौम ने कभी भी कुमार जी। हज सब्सिडी आएंगे, मंजू जी आपके पास आएंगे, एक बार हज कादरी जी की बात सब्सिडी का आ गई। डिमांड मुस्लिम कौम ने कभी नहीं किया था। नहीं, ये कह रहे हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और हज की तमाम सुविधाओं पर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। मुस्लिम के मन में क्या है? हज जो असुविधा बीजेपी की हुकूमत में हुई है कभी नहीं हुई है। की बहबूदी में हमेशा के मुकाबले में 50% फॉर्म कम जमा हुए हैं। मुसलमान हज से वंचित रह गया है, बीजेपी की देन है। बीजेपी उसकी बात करती है। साहब इतनी जानकारी आपके पास कहाँ से? जितनी बातें आज आप चिल्ला करके बोल रहे हैं, उतने कर दिया होता तो आज तक चिल्लाना ना पड़ता। मुस्लिम ठीक है, समाज नावेद जी के पास आएंगे, फिर रतन जी आपके पास आएंगे। नावेद जी के पास आएंगे, फिर रतन जी के पास जाएंगे। कोई काम नहीं किया बीजेपी ठीक ने। है साहब, अशोक जी नावेद ने जी पूरा करिए, देश जान ठीक चुका है, है। नहीं ऐसे एक दूसरे की आवाज दबाकर किसी की भावनाएं मत दबाइए। बोलने की ठीक है साहब, नावेद जी के पास आएंगे। नावेद जी, जी। जिस तरह से इस बार तमाम ये सवाल हैं, तमाम ये मुद्दे हैं, लेकिन अगर हम 25 फरवरी के बाद का मोमेंटम देखें, राष्ट्रवाद का चरम यहां पर देखने को मिला, इसका कितना यूपी के चुनाव में आप असर देखते हैं? मुद्दे क्या होंगे, तैयारी किस तरह की, और जिस तरह से शिवपाल का भी सवाल है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, मैं जो देख रहा हूं उत्तर प्रदेश को बहुत ध्यान से देख रहा हूं और ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं बीजेपी के लिए, बीजेपी का धर्म का कार्ड जो है वो फेल हो चुका है। हर कार्ड एक बार चलता है, इस बार नहीं चल रहा है। जाति का माहौल देख के जातिगत समीकरण जो है, जो सामंजस्य है, वो बीजेपी बैठा नहीं पा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो मोर्चा तैयार हुआ है वो वाकई बहुत मजबूत है। इसलिए अब तीसरा जो है सेना की शौर्यता की बात हो रही है, बार बार राष्ट्रवाद की बात हो रही है। एक बात समझ लीजिए, राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। हर आदमी, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, एक बात सुनिए, राष्ट्रवाद की बात जब तक आप बात कहते हैं, नहीं, एक बात, मेरी बात ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी बात आपने कहने कोई यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, हम सब अशोक जी उसको सुधार लीजिए, वो धार्मिक कार्य साहब, ये धार्मिक आयोजन होते रहते हैं साहब।
धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, धार्मिक आयोजन को आप चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं साहब? आप बीच में बोलिए, आप बात सुनिए, ऐसे बहस नहीं राष्ट्रवाद की बात। ठीक है, रतन सेन जी को बोले दीजिए, रतन सेन जी को बोले दीजिए, ठीक है, रतन सेन जी को बोले दीजिए, ठीक है साहब, ठीक है साहब, रतन सेन जी को बोले दीजिए, राष्ट्रवाद के दावे की बात कर रहा हूँ। जी, आप बताइए। सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। साहब ठीक है, हो गई साहब, हो गई बात, हो गई साहब, रतन सेन जी ठीक है, वक्त कम है हमारे पास साहब, वक्त कम है, वक्त कम है, फाइनल कमेंट, वक्त कम है, फाइनल कमेंट साहब, रतन सेन जी शुरुआत करिए। ठीक है साहब, ठीक है साहब, कुमार अशोक जी, स्पेशल नहीं हो, कुमार अशोक जी ठीक है, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट साहब, वक्त की कमी है, रतन सेन जी शुरुआत करिए। जो फौज दुनिया की रक्षा करती है उसकी सुरक्षा तुम नहीं कर पाए। जो आर्मी देश की रक्षा करती है उसकी ठीक है साहब, हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है साहब, वक्त की कमी है। हमारे सैनिक शहीद हो गए, रिपोर्ट आई थी, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाए। आपकी सरकार राष्ट्रवादी इसलिए नहीं है ठीक है साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, लेकिन अब जनता ये पर तय करेगी कि राष्ट्रवाद का मुद्दा चलेगा या फिर यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी जाएगी। दोस्ती किस तरह से बीजेपी के बनाए इस जाल से बाहर निकल पाएगी जनता को, इन तमाम सवालों के बीच फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमान और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।